ये देखिएगा कि ये डायग्राम है आपकी, अगर खूबसूरत, ये देखें इसकी, ये ट्राइएड है और इसमें से ये तीन चीजें इसमें पाई जाती है, हिपैटिक आर्टरी, हिपैटिक बाइल डक्ट और हिपैटिक पोर्टल वेन। और ये सारी की सारी देखिए अंदर आपस में मिल मिला के उसमें से एक ही चीज बाहर निकलती है जिसको हम क्या कहते हैं, हिपैटिक वेन। यहां तक एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, यहां तक एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब जो आपका लीवर होता है डॉक्टर सेबान, ये मिलकर बना हुआ होता है लोब्यूल्स से। लीवर सारा का सारा जो उसके, अगर हम देखें कि उसका जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, वो लोब्यूल है। फंक्शनल यूनिट जो उसका जो फंक्शनल यूनिट है वो लोब्यूल है। लोब्यूल क्या होता है, लोब्यूल इज अ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। लोब्यूल जो है वो आपका एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है जिसके हर कोने पे ये ट्राइएड पड़ा हुआ है, जिसके हर कोने पे ये ट्राइएड होता है, हर कोने पे ये ट्राइएड होता है, ठीक है। हर कोने के ऊपर ऐसे ट्राइएड ये पड़ा हुआ होता है और ये सारे जो ट्राइएड हैं ये कनेक्टेड होते हैं एक बीच में सेंट्रल वेन के साथ। ये सारे के सारे कनेक्टेड होते हैं सेंट्रल वेन के साथ, ऐसे ये सारे के सारे कनेक्टेड होते हैं आपकी सेंट्रल वेन के साथ। और ये सेंट्रल वेन जो है, ये सेंट्रल वेन सारी की सारी मिलकर आपकी क्या बना देती है, एक हिपैटिक वेन। यहां तक क्लियर है डॉक्टर साहब? सारे बोले। लीवर को हमने देखा लोब्यूल से मिलकर बना है। लोब्यूल क्या है, एक फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। और ये जो फंक्शनल यूनिट है ये एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है जिसके हर कोने के ऊपर जो है ना वो आपको मिल रही है ट्राइएड, और वो ट्राइएड कनेक्टेड एक सेंट्रल वेन के साथ। अगर आप जरा गौर से देखें तो ये देखें जरा, इस स्ट्रक्चर की तरफ आप गौर से देखें, जो मेरा कर्सर है ये देखें, ये आपकी सेंट्रल वेन है और इसके जो 6 के 6 कोने हैं, 6 के 6 कोने हैं, वहां पर आपके ट्राइएड की ये ब्रांचेज हैं, ये ब्रांचेस है ना इसकी। तो जो सेंट्रल वेन है वो मिलकर आपस में हिपैटिक वेन बना देती हैं। हिपैटिक वेन की एक ब्रांच है सेंट्रल वेन। इसी तरह ये जो ट्राइएड में ये छोटी छोटी वेसल्स पड़ी हुई हैं, ये भी एक आपकी बाइल डक्ट की ब्रांच है, एक आपकी हिपैटिक वेन की ब्रांच है, एक आपकी जो हिपैटिक आर्टरी की ब्रांच है और एक आपकी पोर्टल वेन की ब्रांच है। तो इस तरह ये लोब्यूल बनता है। अगर इस सारे को समराइज करें हम, अगर हम इस सारे को समराइज करें तो ये देखिएगा जरा कि ये लीवर है। लीवर किस से मिलकर बना हुआ है, छोटे छोटे लोब्यूल्स से, हेक्सागोनल लोब्यूल्स से। और ये हेक्सागोनल लोब्यूल्स में ये आपकी 6 की 6 जो कोने हैं वहां पर आपके ट्राइएड पड़े हुए हैं। और अगर हम किसी एक कोने को सिर्फ ले लें, जैसे ये देखें इसने लिया हुआ है, किसी एक हिस्से को ले लें, तो इसको हम क्या कहते हैं, एसिनस। इसको हम क्या कहते हैं, एसिनस। इसको हम क्या कहते हैं, एसिनस। इस एक हिस्से को हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, एसिनस, ठीक है। लोब्यूल से जिसका एक टुकड़ा है उसको हम क्या कहते हैं, एसिनस। अब इस एसिनस की कहानी क्या है, इस एसिनस की कहानी आपको इस खूबसूरत से अंदाज में इसने यहां पर इस डायग्राम में बताई हुई कि ये देखें, ये सेंट्रल वेन है और सेंट्रल वेन, और ये आपकी जो है ना वो बाइल डक्ट और हिपैटिक वेन शेन सारी पड़ी हुई है। अब ये जो बीच वाला इसका वेसल है, ये जो बीच वाली वेसल है, ये वाली वेसल जो है जहां पर ये मैं अभी ये ब्लैक सी एक लाइन लगा रहा हूं, ये वाली जो वेसल है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं साइनोसाइड। इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं साइनोसाइड। यानी कि जो आपकी आपकी जो आपकी हिपैटिक आर्टरी और पोर्टल वेन को आपस में कनेक्ट कर रहा है सेंट्रल वेन के साथ, सेंट्रल वेन के साथ जो कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये जो बीच वाला जो वेसल है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं साइनोसाइड। इसको हम क्या कहते हैं, साइनोसाइड। यहां तक बात क्लियर है? साइनोसाइड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। लोब्यूल क्या होता है, हिपैटिक वेन क्या होती है, हिपैटिक आर्टरी क्या होती है, लोब्यूल, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्लियर होगी बात? अच्छा, अब हमने साइनोसाइड, इसको क्या है डॉक्टर साहब, ये आईफोन के नाम से आप क्यों रोज आते हैं? डॉक्टर नुशाबा, आपको नजर नहीं आ रहा होता कि किसी ने अपने रोल नंबर ठीक किए कि नहीं किए? साइनोसाइड इज एक्चुअली अ कनेक्टिंग चैनल जो कि सेंट्रल वेन को पोर्टल वेन और हिपैटिक आर्टरी के साथ कनेक्ट कर रहा होता है। एक साइनोसाइड है, एक 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 चैनल है, ठीक है, एक वेसल है।
इसकी अगर आप एक और क्लोज डायग्राम देखें तो ये मैं लीवर के फंक्शंस आपको बाद में बताता हूं। अगर आप इसकी एक और डायग्राम क्लोज देखें तो ये इस डायग्राम में आपको पूरी जो अब तक हमने बात पढ़ी है वो सारी की सारी क्लियर हो जाएगी कि ये आपके पास पहले लीवर होता है, लीवर लोब्यूल से मिलकर बना हुआ होता है, ये एक लोब्यूल है और ये उसको उसने बड़ा सारा करके दिखाया हुआ है कि आप ये देखें जरा कि ये आपकी जो है ना वो पोर्टल वेन और ये आपकी हिपैटिक आर्टरी की ब्रांच और ये आपस में देखें ये कनेक्ट हो रही हैं और ये आपकी सेंट्रल वेन, ये वाला जो वेसल है जो कनेक्ट कर रही है इसको सेंट्रल वेन के साथ, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं साइनोसाइड, इसको हम क्या कहते हैं साइनोसाइड। ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, साइनोसाइड का कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखें ये एनाटमी आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, मेरा काम नहीं है आपको एनाटमी पढ़ाना, मैं आपको मेडिसिन पढ़ाने आया हूं, लेकिन मुझे पता है कि जब तक एनाटमी क्लियर आपको नहीं होगी, ये चीजें क्लियर नहीं होंगी, आपका कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा। तो सारे के सारे जरा एक्टिव होके सुने, मैं बड़ी मेहनत करता हूं ये स्लाइड्स बनाने पे, ये पिक्चर्स ये डायग्राम्स ऐसी 1 मिनट में मैं नहीं ढूंढ के ले आता, मुझे 5-5 घंटे लग जाते हैं एक एक लेक्चर तैयार करने में, क्योंकि मेरा बिलीव है कि स्टडी डायग्रामेटिक होनी चाहिए, ठीक है, डायग्रामेटिक स्टडी होनी चाहिए। अच्छा, तो ये सारी की सारी बात हमने डिस्कस कर ली। अब यहां पर अगर हम अब एक चीज डिस्कस करें कि हमारे लीवर के फंक्शंस क्या क्या है। लीवर क्या करता है, तमाम के तमाम जो आरबीसीज हैं जिनकी एज पूरी हो चुकी होती है, आपको पता है कि उनकी डिस्ट्रक्शन भी लीवर में होती है, उनकी डिस्ट्रक्शन भी लीवर में होती है, बाइल पिगमेंट्स वगैरह, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म्स भी लीवर में हो रहे होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स, फेब्रिनोजिन, प्रोथ्रम्बिन्स, ये सारी लीवर में बन रही होती हैं, एंजाइम्स लीवर में बन रहे होते हैं, यूरिया आपका जो है वो लेस टॉक्सिक सब्सटेंस, अमोनिया टॉक्सिक से यूरिया में भी लीवर में कन्वर्ट हो रहा होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट मेटाबॉलिज्म, सारे के सारे आपके लीवर में बन रहे होते हैं। मैं और आप थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि अगर लीवर खराब हो जाए किसी पेशेंट का तो उसमें क्या क्या हो सकता है, मैं और आप थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर लीवर खराब हो गया, पहले पहले एक एक चीज पकड़ते हैं और उसकी हम ब्लड पिक्चर को, उसके क्लिनिकल पिक्चर को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। मुझे ये बताएं कि अगर बाइल पिगमेंट्स की फॉर्मेशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, माहम काइंडली ये लाइनें ना लगाएं भाई, जो है ना वो अगर डिस्टर्ब हो जाए तो कौन सी कंप्लेन पेशेंट को हो सकती है, आरबीसी और फॉर्मेशन ऑफ बाइल पिगमेंट, यानी कि लीवर की डिजीजेस में जो एक प्रेजेंटिंग कंप्लेन हमें देखने को मिल सकती है वो है जॉन्डिस, जॉन्डिस, ठीक है। और इसके साथ हमें और क्या देखने को मिल सकते हैं, स्टून्स भी तो बन सकते हैं ना, जब बाइल पिगमेंट्स की प्रेसिपिटेशन होना शुरू हो जाएगी, प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाएंगे, तो हमें इसके साथ स्टून्स भी तो देखने को मिल सकते हैं ना, ठीक है, स्टून्स भी बन सकते हैं, कोलिलिथियासिस भी हो सकती है, गॉल स्टून्स भी बन सकते हैं, ठीक है डॉक्टर माहम, ठीक है। और हमें क्या देखने को मिल सकता है, इन प्रेसिपिटेशंस की वजह से क्या हमें इन्फेक्शंस देखने को मिल सकते हैं, बिल्कुल हमें इन्फेक्शंस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। पहली एक क्लिनिकल पिक्चर। अब जरूरी नहीं कि हर डिजीज में आपको जॉन्डिस हो जाएगी, हर डिजीज में आपको स्टून्स बन जाएंगे, नहीं, ये हम एक ओवरऑल पिक्चर डिस्कस कर रहे हैं, ओवरऑल क्लिनिकल पिक्चर डिस्कस कर रहे हैं कि लिवर की डिजीजेस में हो क्या क्या हो सकता है। दूसरी चीज मुझे ये बताएं कि अगर आपकी प्लाज्मा प्रोटीन्स जो कि लीवर में बन रही हैं, वो प्लाज्मा प्रोटीन्स अगर आपकी डिस्टर्ब हो जाए तो क्या मेन चीज आपको, एडीमा, डॉक्टर साहबान एडीमा, आपका पूरा जिस्म एडीमा से भर जाएगा, एसाइटीज, एसाइटीज, एडीमा, एसाइटीज, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन्स, फेब्रिनोजिन, प्रोथ्रम्बिन के ना बनने की वजह से और आपको क्या होगा, ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स, ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स, ये तो हमें अभी मेन हम डिस्कस कर रहे हैं, ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स। ऐसा पेशेंट आपके पास बुरी जो है ना उसके ब्रूज वगैरह बने हुए होंगे बॉडी पे, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें। अच्छा, और थोड़ा सा देखें, अगर फॉर एग्जांपल एक और चीज डिस्कस करें, अगर आपकी बॉडी में अमोनिया का लेवल ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाता है, अमोनिया का लेवल अगर ज्यादा हो जाए तो क्या होगा भाईजान, हिपैटिक इंसेफलोपैथी, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज हिपैटिक इंसेफलोपैथी, हिपैटिक इंसेफलोपैथी बड़ी इंपॉर्टेंट। और साथ में आपको क्या हो सकते हैं, कन्वल्जन्स, कन्वल्जन्स,
हिपैटिक इंसेफेलोपैथी आपको बड़ी मेन इंपॉर्टेंट, अगर अमोनिया का लेवल आपका इंक्रीज हो जाए, बड़ा हो जाए। अच्छा, और मुझे बताएं सबसे खतरनाक चीज अगर मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे क्या कहेंगे? कौन मुझे बताएगा सबसे खतरनाक चीज क्या हो सकती है? सबसे खतरनाक चीज हम क्या कह सकते हैं? नहीं नहीं, पोर्टल हाइपरटेंशन ये नहीं भाई, मैं क्लिनिकल पिक्चर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं डॉक्टर साहब। क्लिनिकल है कि आपके लीवर में एक सिस्टम है जिसका नाम है ग्लूटाथायोन रिडक्शन सिस्टम। ग्लूटाथायोन रिडक्शन सिस्टम क्या करता है? वो आपकी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को कम करता है। आपकी बॉडी में जितने भी टॉक्सिक मटेरियल्स हैं, जो टॉक्सिक चीजें हैं, जैसे हम कोई ड्रग्स खा रहे होते हैं, जैसे हम कोई जैसे पैनाडोल या कोई भी ड्रग्स लेते हैं, उनका भी मेटाबॉलिज्म होता है, उनको भी लेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस में जो है ना वो कन्वर्ट किया जाता है। तो अगर मुझे एक बात बताएं कि अगर ये लीवर डिस्टर्ब हो जाए तो क्या बॉडी में टॉक्सिक मटेरियल्स इकट्ठे नहीं होना शुरू हो जाएंगे, और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगी, और ऑक्सीडेंट्स इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। उसकी वजह से तो बड़ा मैसिव किस्म की डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी आपकी पूरी बॉडी में, मैसिव किस्म की डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहां तक की बात आ गई कि और भी डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन मैं आपको एक हमने बेसिक चीजें पढ़ी। तो अब मुझे एक बात है, लीवर की डिजीजेस में ओवरऑल जो पेशेंट है उसमें क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती हैं? वो पेशेंट जॉन्डिस के साथ आ सकता है, वो स्टून्स के साथ आ सकता है, वो इन्फेक्शियस डिजीजेस के साथ आ सकता है, वो एडिमा के साथ आ सकता है, वो एसाइटीज के साथ आ सकता है, वो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के साथ आ सकता है, वो हिपैटिक इंसेफेलोपैथी के साथ आ सकता है, वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज के बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से मल्टी सिस्टम प्रॉब्लम्स की वजह से आ सकता है, किडनी फेलियर की वजह से आ सकता है, वो डिफरेंट पूरी पूरी चीज हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, कोई एक और पॉइंट, पोर्टल हाइपरटेंशन, लीवर के डिस्टर्ब होने की वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल हाइपरटेंशन एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका प्रॉब्लम है जो क्रिएट होता है लीवर के। और पोर्टल हाइपरटेंशन की फिर आपको पता है कि पोर्टल हाइपरटेंशन से आपको क्या क्या चीजें, हेमोरॉइड्स बड़े कॉमन है, पोर्टल हाइपरटेंशन, कैपिटस मेडुसी हेमोरॉइड्स। ठीक है, आपकी जो गेस्ट्रो आपके अल्सर्स हैं, इसोफेजियल वायरसेस हैं, इसोफेजियल अल्सर्स हैं, ये बड़े बनते हैं, स्प्लीनोमेगाली, देयर आर टन्स टन्स ऑफ क्लिनिकल सिम्टम्स। ठीक है, देयर आर टन्स ऑफ क्लिनिकल सिम्टम्स जो कि आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो थोड़ा एक ओवरव्यू क्लियर हुआ है कि लीवर की डिजीजेस में लीवर जब भी अपना काम छोड़ेगा तो क्लिनिकली पेशेंट को हमें क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती हैं। अच्छा, तो ये तो हमने ये देख लिया। मुझे एक बात बताएं, अगर हम जर्नल फिजिकल एग्जामिनेशन पेशेंट का करें तो हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है? जर्नल फिजिकल एग्जामिनेशन में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती हैं लीवर की डॉक्टर साहब? हमें सबसे पहले तरतीब वाइज चलते हैं, तरतीब वाइज। पेलर पेलर हम चेक करेंगे। दूसरा हम क्या चेक करें? येलो आइज सक्लेरा वगैरह, वो तो ठीक है, पेलर में अपने अपने कहां कहां देखना है वो आपको पता है। जॉन्डिस आप चेक करेंगे, एडीमा चेक करें आप उसका, एडीमा चेक करें आप उसका। ठीक है, आप उसका एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करें, टेंडरनेस चेक करें, ब्लड प्रेशर चेक करें, कैपिटस मेडुसी चेक करें। आप उसको हेमोरॉइड्स की कंप्लेन पूछें कि हेमोरॉइड्स की कंप्लेन वगैरह है या नहीं है, ये सारी चीजें आप उससे पूछेंगे। लीवर का स्पैन आप करेंगे, स्पैन ऑफ लीवर करेंगे, आता है करना? अभी नहीं भी करना आता तो इंशाल्लाह आप लोग सीख जाओगे। स्पैन ऑफ लीवर करेंगे, टेंडरनेस, इन्फेक्शन वगैरह कोई ना हो गया हो ना, इन्फेक्शन देखेंगे, लीवर हम देखेंगे कि वो उसकी हिपैटोमेगाली हुई हुई है कि नहीं हुई हुई। तो ये डिफरेंट एग्जामिनेशंस हम उसमें करेंगे, जो चीजें हैं उसमें हम लोग उसको देखेंगे। पैलर है, एडीमा है, मेन कंप्लेंट्स पैलर एडीमा। अगर आप मेन कंप्लेंट्स मुझसे पूछे तो पैलर एक बहुत बड़ा एक पैलर है, एसाइटीज है, एडीमा है, कैपिटस मेडुसी के साइंस हैं, हेमोरॉइड्स की कंप्लेन है, पोर्टल हाइपरटेंशन की कंप्लेन है। ठीक है, डिफरेंट है, हाइपर डिफरेंट आपके पास साइंस एंड सिम्टम्स है जो ओवरऑल आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें ना, ये मैंने एक प्रॉपर हमने ये देखें कि प्रोटीन सिंथेसिस में क्या क्या चीजें, अगर एल्ब्यूमिन डिस्टर्ब हो जाए तो एडीमा। ठीक है, अगर कोगुलेटिंग फैक्टर डिस्टर्ब हो जाए तो आपके जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, अगर आपकी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आपका डिस्टर्ब हो जाए तो इन्फ्लेमेटोरी डिसऑर्डर्स आपको हो सकते हैं। तो टन्स ऑफ सिम्टम्स मेरे ख्याल से क्लियर हुए थोड़ा लीवर की डिसऑर्डर जितने भी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि अगर
आगे जाके हम पढ़ें कि इसकी वजह से आपको जो है वो कन्वर्जन्स हो रही हैं, तो आपको समझ आ जाएगी कि यार ये कन्वर्जन्स क्यों हो रही है। अगर हम पढ़ें कि जॉन्डिस हो रहा है तो आपको समझ आएगी कि जॉन्डिस क्यों हो रहा है। एम आई क्लियर विद दिस? एम आई क्लियर विद दिस? क्लिनिकल पिक्चर, थोड़ा सा साइंस एंड सिम्टम्स के हवाले से ओवरव्यू क्लियर है? अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, सवाल ये पैदा होता है कि लीवर का स्ट्रक्चर डैमेज कैसे होता है। सवाल ये पैदा होता है कि लीवर का स्ट्रक्चर डैमेज कैसे होता है। जो हमने स्ट्रक्चर अभी पढ़ा है कि जनाब सेंट्रल रीजन है, पेरी सेंट्रल रीजन, सेंट्रल वेन है, पोर्टल रीजन है, कैसे होता है। तो डिफरेंट डिजीजेज हैं। लीवर के स्ट्रक्चर के डैमेज होने का नाम होता है सिरहोसिस। लीवर के स्ट्रक्चर के डैमेज होने का नाम होता है सिरहोसिस। ठीक है, सिरोसिस से पहले होती है फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस से पहले होती है इन्फ्लेमेशन, और इन्फ्लेमेशन किस वजह से होती है, किसी भी रिस्क फैक्टर की वजह से। अब इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या है? स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, कोई भी डिजीज, हेपाटाइटिस, विल्सन डिजीज, अल्फा एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, वायरल हेपाटाइटिस, फैटी लिवर डिजीज, टॉक्सिन्स, अल्फा एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, देयर आर टन्स ऑफ डिजीजेस जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन, उसके बाद फाइब्रोसिस और फिर सिरोसिस। ये एक मेन पैटर्न आपकी जो है ना वो लीवर शो करता है। ठीक है डॉक्टर साहब, हम सब पढ़ेंगे कन्वर्जन्स क्यों होती है, पैटिक इंसेफलोपैथी। आज हम सिर्फ एक ओवरव्यू ले रहे हैं, परेशान नहीं होना आपने, घबराना नहीं है। हम इसकी पीएचडी की भी पीएचडी करके छोड़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर आप गौर करें जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि आर्किटेक्चर कैसे डैमेज होता है लीवर का। ये डायग्राम्स मैंने आपको रखी हुई है, आप लोग बाद में देख सकते हैं, लेकिन जो चीज समझाने वाली है वो थोड़ा सा सुन लें ओवरव्यू इसका। कि अब यहां पर आप देखेंगे, ये हमने पढ़ा कि ये सेंट्रल वेन है, ये आपकी पोर्टल वेन है, इकट्ठी इसने शो की हुई है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, किडनी से मैंने आपकी मोहब्बत कराई थी ना, आज देखें मैंने लीवर से, जीआईटी से मोहब्बत। जीआईटी पढ़ने में आपको मजा आया है? मजा आया है नहीं? इंशाल्लाह आपको लीवर पढ़ने में भी मजा आएगा। जो जो हम पढ़ेंगे वो आपको मजा आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास सेंट्रल वेन है और ये आपके पास पोर्टल वेन है। पोर्टल वेन और सेंट्रल वेन के दरमियान ये वाला जो हिस्सा, इसको हम क्या कहते हैं? ये जिसको मैंने अभी लाल किया हुआ है, इसको हम कहते हैं साइनोसाइड। साइनोसाइड जिसने सेंट्रल वेन को कनेक्ट किया हुआ है आपकी पोर्टल वेन के साथ। आपको इस साइनोसाइड और इस हिपैटोसाइट्स के दरमियान, ये आपके ऊपर हिपैटोसाइट्स पड़े हैं, हिपैटोसाइट और साइनोसाइट के दरमियान ये एक वाइट सी स्पेस नजर आ रही है। ये वाइट सी स्पेस, ये खाली जगह सी वाइट सी, इसको हम कहते हैं स्पेस ऑफ डिसी। जो तो मेरे पैथो के स्टूडेंट्स हैं ना, उनको तो इसका बड़ा पता है। मैं डिटेल बहुत ज्यादा में नहीं जाना चाहता क्योंकि हम पैथो तो नहीं पढ़ रहे। तो इसको हम क्या कहते हैं? स्पेस ऑफ डिसी। इस स्पेस ऑफ डिसी में ना स्टार लाइक सेल्स पड़े हुए होते हैं, स्टार लाइक सेल्स, जिनको हम कहते हैं स्टीलेट सेल्स। और ये जो स्टीलेट सेल्स होते हैं ना, ये आपके लीवर के मलंग। आप लोगों ने मिसाल सुनी होगी कि वो कहते हैं कि जनाब ना छेड़ मलंगन। देखो मेरे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन सब ने बोलना शुरू कर दिया। ठीक है, आपने मिसाल सुनी होगी कि वो कहते हैं, ये देखें, ये एक डायग्राम मैंने बड़ी क्लियर सी आप लोगों के सामने शो की है कि ये आपके ऊपर हिपैटोसाइट्स पड़े हुए हैं, ये आपका साइनोसाइड है। हिपैटोसाइट और साइनोसाइड के दरमियान ये जो खाली जगह है, इस खाली जगह में जो है ना वो पड़े हुए हैं स्टीलेट सेल्स। ठीक है, ये स्टीलेट सेल्स आपके लीवर में सोए हुए होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। इनएक्टिव फॉर्म का मतलब ये कि जितनी जरूरत होती है सिर्फ उतना ही काम करते हैं। थोड़े बहुत फाइबर्स, इनका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है फाइबर्स को बनाना। लीवर का जो ग्राउंड सब्सटेंस है, लीवर के जो कोलाजिन फाइबर्स हैं, इलास्टिन फाइबर्स हैं, प्रोटियोग्लाइकन्स हैं, उनको मेंटेन करना, ये स्टीलेट सेल्स का काम होता है। सोए हुए होते हैं, किसी को छेड़ते नहीं है। मलंगों का आपने सुना ना, मलंगों से दुआ लें। वो खुदा और मोहब्बत ड्रामा देख रहे हैं आजकल आप सारे, वो जो शुरू शुरू में वो मलंग की बद दुआ ले लेता है, मलंग उसे कहता भी है कि भाई तू ना जा, तू बर्बाद हो जाएगा। वो कहता है छोड़ छोड़ मलंग साहब, आप कौन सी मेरी, आके अपनी अम्मी को बताता है कि वो जनाब वो एक मलंग था, उसने मुझे ऐसे कह दिया। ठीक है, तो वो मलंग की दुआ लेनी चाहिए, मलंग को कभी तंग नहीं करना चाहिए। अगर आपने मलंग को तंग किया तो वो देखो, वो आपने उसके प्रोमो में देख लिया कि उसको गोली लग गई है, मर गया वो बेचारा। ठीक है, तो ये जो स्टीलेट सेल्स हैं ये आपके लीवर के मलंग हैं। ठीक है,
तो इनकी क्या लेनी होती है, इनकी लेनी होती है दुआ, इनकी लेनी होती है दुआ, ठीक है। अगर आप इन्हें तंग करेंगे, अगर आप इन्हें छेड़ेंगे, तंग करने और छेड़ने का क्या मतलब है, डिजीजेस, डिजीजेस, कोई भी डिजीज जो लीवर को इफेक्ट करेगी, चाहे वो हेपेटाइटिस है, चाहे वो आपकी फैटी लिवर डिजीज है, चाहे वो विल्सन डिजीज है, चाहे वो आपकी हिमेटोक्रोमेटोसिस है, चाहे वो लिवर फेलियर है, कोई भी डिजीज जब आपके लीवर को इफेक्ट करेगी तो ये स्टीलेट सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ये स्टीलेट सेल जब एक्टिव हो जाते हैं तो आप जरा देखें कि ये कर क्या क्या सकते हैं। ये एक्टिवेटेड स्टीलेट सेल के पास क्या क्या खूबियां हैं, ये अपनी क्वांटिटी को भी बढ़ा सकता है, ये मसल्स की भी फॉर्मेशन कर सकता है, ये फाइबर्स की भी फॉर्मेशन कर सकता है, ये कोलाजिन, इलास्टन, प्रोटियोग्लाइकन्स भी बना सकता है, ये कीमोटैक्सिस आपके मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स को भी बुला सकता है कि इधर आओ, इधर आके मेरी बात सुनो, तुम्हारी ऐसी की तैसी, और ये इन्फ्लेमेटोरी सिग्नल्स को भी रिलीज कर सकता है। देखो कितना खतरनाक मल्टी टैलेंटेड सेल है कि ये हर चीज कर सकता है, कर सकता है, कॉन्ट्रैक्टाइल सेल भी बना सकता है, फाइबर्स भी बना सकता है, प्रोटियोग्लाइकन्स भी बना सकता है, कीमोटैक्सिस भी करा सकता है, और इन्फ्लेमेटोरी सिग्नल्स भी रिलीज कर सकता है, ठीक है। तो अब जरा इसी डायग्राम की तरफ वापस आते हैं और हम देखते हैं कि मसला क्या होता है लीवर के साथ। आपको पता है लीवर को तो जाहिर बात है क्या जरूरत है, न्यूट्रिएंट्स की और ऑक्सीजन की जरूरत है। अब ये देखें कि यहां पर आपके पास पड़ी हुई है ऑक्सीजन और प्लस पड़े हुए न्यूट्रिएंट्स। मुझे बताएं कि जब तक तो ये स्पेस खाली है, जो नॉर्मल है, तो बड़ा इजीली जो है ना वो न्यूट्रिएंट्स गुजर के आपके हिपेटोसाइट्स तक पहुंच जाएंगे और ऐसे सिस्टम चलता रहेगा। क्लियर हो रही है मेरी बात? क्यों बड़ा बड़ा इजीली जो है ना वो आपकी जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स हैं वो डिफ्यूजन के थ्रू और जो भी आपका ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है उसके थ्रू आपके हिपेटोसाइट्स तक पहुंच जाएंगे और आपके हिपेटोसाइट्स प्रॉपर्ली काम कर रहे होंगे। लेकिन अगर ये स्टीलेट सेल्स किसी डिजीज की वजह से एक्टिवेट हो गए हैं तो ये स्पेस सारी की सारी क्या हो जाएगी, ये स्पेस सारी की सारी क्या हो जाएगी डॉक्टर साहबान, ये स्पेस सारी की सारी फाइब्रोटिक हो जाएगी। यहां पर क्या बनना शुरू हो जाएंगे, फाइबर्स, बोले हाँ जी, फाइबर्स, फाइब्रोटिक हो जाएगी सारी की सारी स्पेस, ठीक है, ये सारी की सारी फाइब्रोटिक हो जाएगी। अब मुझे बताएं क्या अब इसमें से ऑक्सीजन प्रॉपरली सही तरह से पास कर पाएगी? अगर एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यहां पर पड़ा हुआ है तो क्या अब वो इसमें से पास कर पाएगा प्रॉपरली? नहीं, नहीं कर पाएगा, ठीक है। बड़ा सिंपल सा एक ये मैकेनिज्म है, बड़ा सिंपल सा ये एक मैकेनिज्म है कि अगर आप ये देखो तो ये आपका एक हिपेटोसाइट, दो पड़े हुए हैं, मैं दो हिपेटोसाइट्स बनाता हूं, ठीक है, और इनके ऊपर ये देखो ये साइनोसाइड पड़ा हुआ है, ठीक है। इस साइनोसाइड में ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, इधर भी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है। अब इस जगह के ऊपर, इस जगह के ऊपर क्या हो गई है, फाइब्रोसिस हो गई है, ये जगह फाइब्रोटिक हो गई है, और ये वाली जो जगह है वो बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताएंगे क्या ऑक्सीजन प्रॉपरली इधर से तो हिपेटोसाइट तक पहुंच जाएगा, इस हिपेटोसाइट को तो ऑक्सीजन मिल गई, लेकिन क्या इस हिपेटोसाइट को ऑक्सीजन मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी, फाइब्रोसिस की वजह से फाइब्रोटिक हो गया। तो क्या होगा, इन हिपेटोसाइट्स की क्या होना शुरू हो जाएगी, हाइपोक्सिया होगा और डेथ होना शुरू हो जाएगी, ये हिपेटोसाइट्स डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। तो जब हिपेटोसाइट्स डैमेज होंगे तो लीवर का फंक्शन डैमेज होगा, जाहिर सी बात है लीवर का फंक्शन डैमेज होगा, और जब लीवर का फंक्शन डैमेज होगा तो हमें क्या आएगी, क्लिनिकल पिक्चर। कौन सी क्लिनिकल पिक्चर, कौन सी क्लिनिकल पिक्चर, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, जॉन्डिस, एसाइटिस, एडीमा, टन्स टन्स ऑफ क्लिनिकल पिक्चर्स आप हमारे सामने आएगी। एम आई क्लियर? और इस प्रोसेस का नाम क्या है, ये जो डैमेज हुआ है इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सिरहोसिस का हो जाना, ठीक है। और ये अगर हो जाए तो ये फिर एक इरिवर्सिबल डिजीज है, ये फिर क्या है, ये इरिवर्सिबल है। इसीलिए कहते हैं कि शुरू शुरू में आप इसको ट्रीट करें, फाइब्रोसिस ना होने दें, फाइब्रोटिक ना होने दें, ठीक है। और अगर आपका लीवर एक दफा फाइब्रोटिक हो गया, जी जी, क्योंकि स्पेस ऑफ डीसी में ही फाइब्रोसिस होनी है ना, आपके लीवर का जो ग्राउंड मैट्रिक्स है, जो सारा का सारा आपके जो क्लिनिकल जो ग्राउंड सब्सटेंसेस हैं आपके लीवर के, वो सारे सारे स्पेस ऑफ डीसी में होते हैं, ठीक है। तो सिरोसिस हम क्या कहते हैं, सिरोसिस हम किसको कहते हैं कि जब आपके लीवर का
नॉर्मल स्ट्रक्चर डैमेज हो जाए, जो लीवर का नॉर्मल फंक्शन है, जो नॉर्मल आर्किटेक्चर है, जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है, जब वो परमानेंटली डैमेज हो जाए, ठीक है, तो फिर हम इसको क्या कहते हैं, सिरोसिस। और सिरोसिस के बाद आप, ये एंड स्टेज लीवर डिजीज हम इसे कहते हैं, और सिरोसिस के बाद पेशेंट को या तो आप उसका ट्रांसप्लांट करवा दें, या फिर आप उसके लिए जो है ना वो इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन का इंतजाम कर लें। ठीक है, क्लियर। हाँ देखो, जो मैंने आपको क्लिनिकल फीचर्स बताए हैं वो तो डिजीजेस में आएंगे। हम क्या बात कर रहे हैं कि जब डिजीज प्रोग्रेस करती है तो क्या होता है लीवर के साथ। हमने पहले पढ़ा कि जब भी कोई डिजीज होती है तो आपको कौन से साइंस एंड सिम्टम्स आएंगे, क्लिनिकल पिक्चर उस पेशेंट की क्या आएगी। लेकिन जब वो डिजीज प्रोग्रेस करेगी, जब वो डिजीज लंबे अरसे तक रहेगी, तो वो आपके लीवर के साथ क्या करेगी, वो आपके लीवर को डैमेज करेगी, वो आपके लीवर के आर्किटेक्चर को डैमेज करेगी। आपको पैथोलॉजी पता नहीं, अब आप लोगों ने डिटेल में पढ़ी या नहीं पढ़ी, आपको अगर पता हो तो पहले लीवर का साइज इंक्रीज होता है। जब भी कोई डिजीज होती है तो आपको इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेशन की वजह से आपको सबसे पहले हिपैटोमेगैली होती है। हिपैटोमेगैली के बाद फिर लीवर फाइब्रोटिक जब होना शुरू होता है ना, फाइब्रोटिक से सिरोटिक, फिर उसका साइज कम होना शुरू हो जाता है, फिर उसका साइज श्रिंक होना शुरू हो जाता है, और एट द एंड वो छोटा सा रह जाता है, खत्म हो जाता है। पहले आपकी वो आपने पढ़ा होगा, उसमें आपको याद हो क्यों क्यों साइज क्यों बड़ा हो जाता है लीवर का, बैलूनिंग ऑफ हेपेटोसाइट्स हो जाती है। आपके जो हेपेटोसाइट्स होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, लार्ज हो जाते हैं इन्फ्लेमेशन की वजह से। तो मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा कि आप लोग फिर परेशान हो जाएंगे, वो पैथो की चीजें हैं। तो मैं यहां तक आपको समझाने का सिर्फ मकसद ये था, इंट्रोडक्शन देने का, कि आपको पता हो कि जब भी कोई डिजीज होगी लीवर की, जब भी कोई डिजीज होगी, तो कौन कौन से क्लिनिकल पिक्चर्स, कौन कौन से क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स हमारे सामने आएंगे। पेशेंट जो हमारे पास सामने आएगा, हमने उसमें क्या क्या देखना है, हम उसमें उसका पैलर देखेंगे, हम उसको जंडस देखेंगे, हम उसको एसाइटिस देखेंगे, कैपिटस मेडुसी देखेंगे, हेमोरॉइड्स चेक करेंगे, हम उसकी हाइपरटेंशन चेक करेंगे, एडिमा चेक करेंगे, पीडल एडिमा, सैक्रल एडिमा, पेरिफेरल एडिमा, सारे एडिमास चेक करेंगे हम उसके। क्लिनिकल सिम्टम्स हमें क्या क्या शो हो रहे होंगे, हमें पेशेंट जॉन्डस के साथ, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के साथ, इन्फेक्शंस के साथ आपके पास शो हो रहा होगा। ठीक है, और अगर वो डिजीज आप नहीं रोकते, अगर वो डिजीज आप नहीं ठीक करते, तो फिर वो डिजीज क्या करती है, वो आपके लीवर के स्ट्रक्चर को डैमेज करना शुरू कर देती है। और वो जब स्ट्रक्चर आपका डैमेज होना शुरू हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सिरोसिस। क्लियर, क्लियर। अगर एक किसी लीवर के किसी हिस्से में सिरोसिस हो जाए, स्ट्रक्चर डैमेज हो जाए, तो फिर वो इरिवर्सिबल होता है। जब तक स्ट्रक्चर डैमेज नहीं हुआ तब तक आप उस डिजीज को रिवर्स कर सकते हैं। यानी कि हेपेटाइटिस है, एक्यूट हेपेटाइटिस है, आप ठीक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब एक दफा आर्किटेक्चर मीन स्ट्रक्चर, डॉक्टर साहब ये स्ट्रक्चर जो हम सारा का सारा भी हमने पढ़ा है, ठीक है, अगर एक दफा वो डैमेज हो जाए, सेल मर जाए, नेक्रोटिक हो जाए, डेथ हो जाए, फिर आप उसे रिवर्स नहीं कर सकते, फिर आपको लीवर ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ता है। डॉक्टर साहब क्लियर हुई है ये पॉइंट्स। ये कुछ और डायग्राम्स हैं जो आप लोग बाद में देख सकते हैं, ये देखें ना। अच्छा जी, तो अब हम थोड़ा सा ना इसके दो चार टेस्ट हैं उनकी तरफ जाते हैं। ये डायग्राम्स मैंने ऐड की हुई है, ये इसकी जो है ना वो सारी ब्लूरोबिन जंडस वगैरह की, ये लोग आप लोग ओवरव्यू है तो ये आप लोग बाद में पढ़ सकते हैं। अब जो मेन चीज आपकी एक रह गई है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 3 तरह के ना मेन एंजाइम्स होते हैं लीवर में, जिसकी वजह से हम डायग्नोस कर पाते हैं, हमारा डायग्नोसिस बन पाता है। उनमें सबसे पहला जो आपका एंजाइम होता है वो आपका होता है अल्कलीन फास्फेटेज। अल्कलीन फास्फेटेज एक्चुअली एक एंजाइम नहीं है, ये डिफरेंट एंजाइम्स का जो है ना एक मजमुआ है, डिफरेंट एंजाइम्स का कलेक्टिव नेम है, जिसको हम अल्कलीन फास्फेटेज कहते हैं। ये इसका काम क्या होता है कि ये आपके जो फास्फेट ईस्टर्स होते हैं उनको हाइड्रोलाइज करता है। आपको सिर्फ ये याद करने की जरूरत है, इसकी केमिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने की यहां पर ये बात है कि ये अल्कलीन फास्फेटेज आपकी बॉडी के कुछ ही ऑर्गन्स में होता है, लेकिन जो इसकी मेन साइट ऑफ प्रोडक्शन होती है वो इसका लीवर होता है। लीवर इसकी मेन साइट ऑफ प्रोडक्शन है, उसके बाद जीआईटी में भी ये बनता है, बोन्स में भी बनता है। प्रायोरिटी वाइज सबसे मेन साइट कौन सी है, लीवर, फिर जीआईटी, फिर बोन्स, फिर प्लेसेंटा और फिर किडनी। तो अल्कलीन फास्फेटेज
को हम किन किन डिजीजेस में चेक कर सकते हैं, किन किन डिजीजेस में ये रेज हो सकता है, लीवर के डिसऑर्डर्स में, जीआईटी के डिसऑर्डर्स में, और बोन के डिसऑर्डर्स में, और प्लेसेंटा के डिसऑर्डर्स में, और आपकी किडनी के डिसऑर्डर्स में। लेकिन मेन हमारा पास आ गया लीवर। एक एंजाइम हम ये चेक करते हैं, इसकी हम पढ़ेंगे अभी जब हम डिजीजेस पढ़ा करेंगे, तो साथ साथ हम डायग्नोसिस, जब उसकी हम लैब डायग्नोसिस पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ा करेंगे, परेशान ना हो। ये जस्ट मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं आपको, ठीक है। कि लीवर में हमारे पास क्योंकि ये एंजाइम है, ये सेल्स के अंदर पड़े हुए होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब सेल डैमेज होंगे, ये देखें जरा, इस कॉन्सेप्ट को समझें, ये जरा कॉन्सेप्ट को देखें। जैसे ये एक सेल पड़ा है ना, फॉर एग्जांपल ये हिपैटोसाइट पड़ा हुआ है, इसके अंदर क्या पड़े हुए होते हैं, एंजाइम्स पड़े हुए होते हैं। ऐसे जैसे अल्कलीन फास्फेटेज को हम ले लेते हैं, अल्कलीन फास्फेटेज ऐसे इसके अंदर पड़ा हुआ होगा, ठीक है। जब ये सेल डैमेज होगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल इस सेल के डैमेज होने से पहले ब्लड के अंदर इस एंजाइम की जो क्वांटिटी थी वो थी 100, ठीक है। लेकिन जब ये सेल डैमेज होगा, तो डैमेज होने की वजह से ये वाला जो एंजाइम है ये भी इस ब्लड में रिलीज हो जाएगा, ये वाला जो एंजाइम है ये भी इस ब्लड में रिलीज हो जाएंगे, तो इसकी क्वांटिटी 100 से बढ़ के कितनी हो जाएगी, 150 फॉर एग्जांपल। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि अच्छा यार कोई डिजीज चल रही है, लेकिन ये लीवर के लिए स्पेसिफिक नहीं है कि नहीं जनाब एएलपी इंक्रीज हो गया तो लीवर ही खराब होगा, नहीं, जीएटी भी हो सकती है, बोन्स भी हो सकता है, टेस्टिकुलर न्यूप्लाज्म में भी हम इसे चेक करते हैं डिफरेंट डिजीज में, फिर हम फर्दर इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं। लेकिन ये कंसेप्ट है कि एंजाइम रेज किया है तो इट मींस कोई मसला है। एक और एंजाइम है जो लीवर में हम बहुत ज्यादा देखते हैं, वो है गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज, गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज, जीजीटी। ओहो ये क्या हो गया, एक मिनट, जीजीटी, गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज, जीजीटी। ये भी एक माइक्रोसोमल जो है वो एंजाइम है, और इसकी भी हाईएस्ट कंसंट्रेशन किस में होती है, लीवर में। और कहां पर ये बन रहा होता है, हिपैटोसाइट्स में, हिपैटोसाइट्स में। कहां पर और किस जगह पर आपकी जो स्मॉल बाइल डक्ट्स होती हैं प्रोड्यूस्ड बाय हिपैटोसाइट्स एंड द एपिथेलियम ऑफ स्मॉल बाइल डक्ट्स, यानी कि वो तमाम लीवर की डिजीजेस जो हिपैटोसाइट्स को डैमेज करेंगी या बाइल डक्ट्स को डैमेज करेंगी, उनमें क्या चीज इंक्रीज हो सकती है आपको, जो आपकी बाइल ट्रैक को, जो आपका बिलियरी ट्रैक है, जो आपका बिलियरी ट्रैक है उसको डैमेज करेंगी या हिपैटोसाइट्स को डैमेज करेंगी, उसमें क्या चीज हमें देखने को मिल सकती है, इंक्रीज जीजीटी, ठीक है। ये अभी हम डिजीजेस वाइज इन्हें पढ़ेंगे, आप परेशान ना हो, जब भी हम कोई डिजीज पढ़ेंगे उसको हम डिटेल से देखा करेंगे। ये जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि एंजाइम्स कौन कौन से हैं, ठीक है। एक हमारे पास एएलपी हो गया, अल्कलीन फास्फेटेज, एक हमारे पास हो गया जीजीटी। जीजीटी कहां पर बनता है, हिपैटोसाइट्स में और आपकी स्मॉल बाइल डक्ट्स में। लेकिन जीजीटी में एक चीज हमें पता चल गई कि अगर जीजीटी रेज होगा तो क्या जीआईटी का मसला हो सकता है, क्या किडनी का मसला हो सकता है, नहीं। जीजीटी जब रेज होगा तो क्योंकि इसकी हाईएस्ट कंसंट्रेशन किस में होती है, लीवर में होती है, तो जब जीजीटी इंक्रीज होगा तो आपके पास डिजीज लीवर की होगी या बाइल डक्ट की या बिलियरी सिस्टम की, बिलियरी सिस्टम में की होगी या हिपैटोसाइट्स की होगी। क्लियर, क्लियर। अब एक और एंजाइम्स हैं आपके जो बड़े खूबसूरत और बड़े मोहब्बत वाले एंजाइम्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं अमाइनो ट्रांसफरेजेस, जिसमें दो एंजाइम्स हैं, एएलटी और एएसटी। एएलटी एलानिन अमाइनो ट्रांसफरेज और एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज। और जनाबे आला डॉक्टर साहबान, और ये जो दो एंजाइम्स हैं ये तो टोटली आपके हिपैटोसाइट के ऊपर डिपेंड करते हैं। क्यों, क्योंकि एएसटी जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है हिपैटोसाइट के, और जो आपका आपके पास एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज है वो आपके जो साइटोप्लाज्म में है, ठीक है। दो आपके पास है लोकेटेड साइटोप्लाज्म में। अब जरा इधर देखिएगा, इनमें से जो आपका मोस्ट स्पेसिफिक एंजाइम है जो आपको जो सबसे अच्छा रिजल्ट देता है, आपने कभी रिपोर्ट पढ़ी है एलएफटी की, लीवर फंक्शनिंग टेस्ट की रिपोर्ट पढ़ी है आपने, एलएफटी? उसमें आपने देखा होगा कि एएलटी और एएसटी लिखा हुआ होता है, एएलटी और एएसटी लिखा होता
लिखा होता है ना। वो क्यों लिखा, वो यही होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एंजाइम्स जो है ना, ये यही दोनों एंजाइम्स आपके लीवर के फंक्शन को बताते हैं। जरा इधर गौर करिएगा, हमारे पास दो एंजाइम्स होते हैं, एक होता है एएलटी और एक होता है एएसटी। जो एएलटी है ना, ये आपके साइटोप्लाज्म में होता है, सिर्फ जो हिपैटोसाइट्स हैं उनके साइटोप्लाज्म में होता है। जो आपका एएसटी है ना, वो साइटोप्लाज्म में भी होता है और साथ में आपके जो हिपैटोसाइट्स के माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उनमें भी होता है, ठीक है। इसके अलावा भी आपका जो एएलटी है बाकी जगहों पे भी पाया जाता है, लेकिन वहां पर इतना हम इसको नहीं लेते, इतना स्पेसिफिक नहीं है। ये दोनों एंजाइम जो है वो लीवर के लिए ज्यादा जो है ना वो स्पेसिफिक है, ठीक है। यहां तक बात क्लियर होगी। अच्छा, अब इनमें से जो मोर स्पेसिफिक है वो कौन सा होता है, वो होता है एएलटी। एएलटी मोर स्पेसिफिक क्यों है, इसकी वजह मैं आपको भी बताता हूं। एएलटी जो है ना, उसकी क्वांटिटी अगर अगर एएसटी जो है, एएलटी और एएसटी दोनों ही लीवर से बाहर आपकी बॉडी में मौजूद होते हैं और ऑर्गन्स में भी आपके ब्लड में फिर रहे होते हैं, लेकिन अगर एएसटी की क्वांटिटी होगी ना 50, यानी कि 50 मॉलिक्यूल्स उसके बाहर फिर रहे होंगे, ठीक है, तो जो एएलटी फिर रहे होते हैं ना बाहर, वो फिर रहे होते हैं 25। मतलब कि एएलटी की क्वांटिटी लेस होती है बाहर, जो है ना वो कम होती है, रिलेटिवली लो होती है। आपकी जो आउटसाइड द हिपैटोसाइट्स हैं वहां पर आपकी एएलटी की क्वांटिटी लो होती है, एएसटी फिर रहा होता है। एएसटी की क्वांटिटी जो है वो सेल्स के अंदर और सेल्स में भी होती है, ये आपके पैंक्रियाज में भी फिर रहा होता है और जगहों को भी फिर रहा होता है। लेकिन एएलटी जो है ये मोर स्पेसिफिकली सिर्फ आपके साइटोप्लाज्म में बैठा होता है, हिपैटोसाइट्स के, और आउटसाइड द लीवर इसकी क्वांटिटी बड़ी कम होती है। तो मुझे ये बताएं कि स्पेसिफिक कौन सा हो गया, एएलटी हो गया, क्योंकि एएलटी सिर्फ तभी रेज करेगा जब हिपैटोसाइट डैमेज होंगे। एएलटी तभी सिर्फ रेज करेगा, एएसटी की तो क्वांटिटी और जगहों पर भी पाई जाती है, और जगहों पर भी है, लेकिन एएलटी की क्वांटिटी स्पेसिफिकली सिर्फ लीवर में ज्यादा है और बाकी जगहों के ऊपर बहुत कम है। तो जब भी हिपैटोसाइट डैमेज होगा तो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ेगा वो किसकी क्वांटिटी पे पड़ेगा, एएलटी की क्वांटिटी पे। ये बात समझ आई है मेरी, कि एएलटी क्योंकि कम है, एएलटी है ही हिपैटोसाइट्स में, जो आपके लीवर का जो साइटोप्लाज्म है उसमें पड़ा हुआ है। तो स्पेसिफिकली जब आपका लीवर के सेल डैमेज हो रहे होंगे तो तभी एएलटी इंक्रीज होगा। एएसटी तो मे भी कोई और एक्टिविटी की वजह से भी इंक्रीज हो रहा हो, किसी और पैंक्रियाज के डैमेज की वजह से भी साथ में थोड़ा बहुत इंक्रीज हो गया हो, ठीक है। तो एएलटी इज मोर स्पेसिफिक, क्योंकि एएलटी की क्वांटिटी बाहर कम है, आउटसाइड द लीवर ये बहुत कम पाया जाता है। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें, इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें कि हम इसकी मिसाल थोड़ा ऐसे ले लेते हैं कि हम दो डब्बे बना लेते हैं, दो डब्बे बना लेते हैं, एक हम बना लिया लीवर और एक हमने बना लिया फॉर एग्जांपल पैंक्रियाज, ठीक है। अब हमारे पास एएलटी आपका जो है ना वो लीवर में पड़ा है, साथ में आपका जो है ना वो एएसटी पड़ा है, लेकिन एएलटी आउटसाइड द लीवर जो है ना वो बहुत कम है, ठीक है, ठीक है, बहुत कम है। लेकिन एएसटी फॉर एग्जांपल आपके पैंक्रियाज में भी पड़ा है। अब मुझे ये बताएं कि एक डिजीज है, उसने पैंक्रियाज को डैमेज किया है, फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं, क्या उसमें एएलटी ज्यादा रेस करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई डिजीज आपके हिपैटोसाइट्स को डैमेज कर रही होगी तो उसमें एएलटी रेस करेगा, उसमें एएलटी रेस करेगा। तो स्पेसिफिक कौन सा हो गया, एएलटी हो गया, क्योंकि आउटसाइड द लीवर एएलटी की कंसंट्रेशन बहुत कम है, ठीक है। इस वजह से जब भी हिपैटोसेलुलर डैमेज होगा तो एएलटी को हम मोर स्पेसिफिक लेंगे, क्योंकि एएलटी आपके हिपैटोसाइट डैमेज होने की वजह से ही आता है। ये बात क्लियर हुई है सबको? एंजाइम्स तीनों क्लियर हुए हैं? नहीं नहीं, एक दो पॉइंट रेज होने से कुछ नहीं होता डॉक्टर साहब। नॉर्मल रेंजेस हम लोग इसकी पढ़ेंगे, जब मैं डिजीजेस पढ़ेंगे ना हम, तो मैं उसमें हर डिजीज की आपको बताऊंगा रेंज।
कि एक दो पॉइंट तो ऊपर नीचे होने से, वो तो कोई आप मेडिसिन वगैरह भी खा लें तो उससे भी ऊपर नीचे हो जाते हैं। ये हम हर डिजीज की अपनी एक रेंज है। बाज डिजीजेज में आपका 3x भी, 3x के बाद आपको मसला स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये हम इंशाल्लाह ताला जब हम साथ साथ पढ़ेंगे तो मैं आपको हर डिजीज का बताऊंगा। आज मैंने जस्ट आपको एक ओवरव्यू दिया कि मुझे उम्मीद है कि आपको काफी कॉन्सेप्ट लीवर के साथ जो है ना वो क्लियर हुआ होगा कि लीवर के पेशेंट का क्लिनिकल पिक्चर क्या क्लियर हुआ है, समझ आया है, कुछ लीवर दिमाग में बैठा है कि क्या पेशेंट की में क्या क्या हो सकता है, पेशेंट के साथ अंदरूनी और बैरूनी मामला क्या पेश आ रहे होंगे, ठीक है। अब अगर कोई भी आपका कुछ क्वेश्चन हो या कुछ भी हो तो वो आप लोग जो है अंदरूनी, और यानी कि अब अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है और आपको लगता है कि यार ये लीवर का पेशेंट है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप लोगों को थोड़ी इसकी क्लिनिकल पिक्चर क्लियर होगी, ठीक है। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपको जो है ना वो क्लियर करूं कि आप लोगों को बेस पता चले। मेरे लिए बड़ा आसान है डॉक्टर साहब कि मैं ना डेविडसन खोल के उसको उर्दू तर्जुमा करके आपको समझाता जाऊं, ठीक है। लेकिन मेरे जो मोटो है वो ये कि आप लोगों का जो है ना वो कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो, ठीक है। तो ये अभी इसको मैं आपको इसका डॉक्यूमेंट दे देता हूं। परसों आपका टेस्ट है, कल आपको टेस्ट की प्रेप लीव है, छुट्टी है, ये वाला संडे आपका ऑफ नहीं होगा, ठीक है। जो कल की छुट्टी है वो संडे के साथ आपकी कंपनसेट होगी, क्योंकि परसों आपका टेस्ट है तो मैं एक प्रेप लीव आपको दे रहा हूं। टेस्ट में मुझे हर बच्चा चाहिए, जो बच्चा टेस्ट में नहीं होगा वो नेक्स्ट लेक्चर उसको मैं लीवर का नहीं लेने दूंगा। नहीं नहीं, लीवर टेस्ट में इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ जीआईटी इंक्लूडेड है। जो भी बच्चा टेस्ट से एब्सेंट होगा विदाउट एनी प्रॉपर रीजन, उसका लीवर का नेक्स्ट लेक्चर नहीं होगा। ये मैं आपको बड़ा क्लियरली कह रहा हूं। डॉक्टर यास्मीन हम हर डिजीज का पढ़ेंगे इंशाल्लाह, बेफिक्र रहें कि कितनी रेंज है कितना टाइम है, हम सब पढ़ेंगे। आज सिर्फ एक ओवरव्यू है, ठीक है जी। तो अच्छे से टेस्ट तैयार करें। परसों आपका जीआईटी का टेस्ट है, कल आपको प्रेप लीव दे रहा हूं, संडे ऑफ नहीं होगा, मैं फिर कह रहा हूं। और सैटरडे वाले दिन आपका लेक्चर होगा, और इंशाल्लाह ताला वो लेक्चर कौन सा होगा, वो लीवर का नेक्स्ट लेक्चर होगा, और वो होगा हिपैटिक इंसेफलोपैथी।